तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। HDFC और HDFC बैंक 1 जुलाई से लागू होगा मर्जर। एक ग्राहक के लिए 5 जरूरी बातें। HDFC चेयरमैन दीपक पारेख ने बताया कि HDFC बैंक के सभी ब्रांच में HDFC की सेवाएं मिलेगी। अगर आसान शब्दों में कहें तो आप HDFC से लोन लिया है तो अब आप HDFC बैंक के ग्राहक बन जाएंगे। आपको बता दें कि HDFC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC बैंक का विलय हो रहा है। ये कॉर्पोरेट जगत के इतिहास का सबसे बड़ा विलय। इस विलय के HDFC का कंबाइंड एसेट बेस 18 लाख करोड़ से अधिक का है। सभी ग्राहकों को अब HDFC और HDFC बैंक की सारी सेवाएं पहले की तरह मिलती रहेगी। HDFC बैंक में हाउसिंग लोन की सेवाएं मिलेगी। FD कराने वालों को HDFC बैंक की सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहेगी। उनकी FD की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। HDFC बैंक की सभी ब्रांच में HDFC की सेवाएं मिलेगी। आपके डीमैट अकाउंट की सुविधाएं भी पहले की तरह जारी रहेगी। 1 जुलाई को मर्ज के बाद 13 जुलाई को HDFC के शेयर मार्केट सेट जाएंगे। HDFC की अंतिम बोर्ड बैठक 30 जून को होने वाली है। दीपक पारेख के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 13 जुलाई को HDFC के शेयर बाजार से बाहर हो जाएंगे। AI से अलर्ट हुआ IT, जाने 70 किलो सोना चांदी और 250 करोड़ के फर्जीवाड़े की कैसे लगी भनक। 6 दिन से जारी रेड की पूरी कहानी। यूपी के कानपुर को बिजनेस का शहर कहा जाता है। जाहिर है जहां बिजनेस है वहां पैसा और जहां पैसा है वहां इनकम टैक्स। इतर कारोबारी पीयूष जैन के बाद इनकम टैक्स की टीम ने कई नामी ज्वेलर्स और एमरलाइट गार्डन हाउसिंग के प्रोमोटर पर शिकंजा कस दिया। पिछले 6 दिन से छापेमारी जारी है जिसमें अब तक 250 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा और करीब 70 किलो सोना चांदी पकड़े जाने की बात आ रही है। 12 किलो सोना तो इनकम टैक्स टीम ने BMW कार के फर्श से ही बरामद किया था। इतनी बड़ी पकड़ को इनकम टैक्स की बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही लोगों के जहन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सबकी नजरों से छिपाकर कई तालों में बंद खजाने तक इनकम टैक्स की टीमें कैसे पहुंची। जानकारों के माने तो इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जिसकी चर्चा आजकल हर तरफ हो रही है। हिंसा में फिर जला मणिपुर, दंगइयों के साथ मुठभेड़ में BSF जवान शहीद, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मणिपुर हिंसा की आग कब खत्म होगी इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। राज्य का माहौल लगातार हो रही हिंसा से गर्म है। वहीं हिंसा प्रभावित मणिपुर के तेंगनोपाल जिले में हथियारबंद बदमाशों की गोलीबारी में समीक्षा सीमा सुरक्षा बल BSF का एक जवान शहीद हो गया। BSF की तरफ से सोमवार को शेयर किए गए एक ट्वीट के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 122 बटालियन के शहीद नरेंद्र कुमार भारत म्यांमार सीमा पर मोरेह शहर में तैनात थे। ट्वीट पोस्ट में इस बात का जिक्र है कि हथियारबंद बदमाशों ने मोरेह गाँव में हमला किया, घरों में आग लगा दी और अंधाधुंध गोलीबारी की। उन हथियारबंद बदमाशों से लड़ते हुए नरेंद्र कुमार ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि घटना का कोई अन्य विवरण मौजूद नहीं था। अंदर का जहर चूम लिया, धूल के आ गए, कितने शरीफ पहलवान थे सब खुल के आ गए। जाने माने शायर राहत इंदौरी के शेर में बदलाव के लिए माफी के साथ बात शुरू करते हैं। इन दिनों बजरंग पुनिया, रोगेश्वर दत्त, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे पहलवान सोशल मीडिया में भिड़े हुए हैं। हर कोई एक दूसरे को झूठा ठहरा है, हर कोई एक दूसरे को झूठा ठहरा रहा है। हर घंटे कोई ना कोई ट्वीट आ रहा है। सबके अपने अपने खोमे हैं। एक ट्वीट करता है तो उसका खेमा अगले पोस्ट में प्रचार प्रसार में लग जाता है। दूसरे पक्ष की भी यही कहानियां। रेसलिंग मैट पर जो पहलवान विरोधी पहलवानों के खिलाफ दावपेच लगाते थे और वो अपने ही साथी पहलवान की पोल खोल रहे हैं। पुरानी वीडियो, पुराने फोटो किए जा रहे हैं लीक। मामला बहुत पेचीदा है। पुलिस, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला अब अदालत को करना है। लेकिन एक फैसला हो चुका है। इस पूरे मामले में इस खेल की साख को नुकसान जरूर पहुंचाया है। जिस तरह की भाषा, जिस तरह का बर्ताव इन जाने माने पहलवानों ने सोशल मीडिया में किया उसे जस्टिफाई करना मुश्किल है। आने वाले समय में अदालत का फैसला भी आएगा। लोग जान सकेंगे पूरा घटनाक्रम क्या है और घटनाक्रम में कौन दोषी है। लेकिन जो चीज अब शायद ही कभी लौट के आएगी वो है इस खेल की साख। आदि पुरुष पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ले रहे हैं। शुक्र है उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म आदि पुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग के मामले में लगाई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जा रही है। शुक्र है इन्होंने कानून नहीं तोड़ा। कोर्ट ने भगवान राम और भगवान हनुमान सहित धार्मिक पात्रों को आपत्तिजनक तरीके से पेश करने के लिए फिल्म आदि पुरुष के निर्माताओं की आलोचना भी की। कोर्ट ने फिल्म में सह लेखक मनोज मुंतीसर शुक्ला को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें नोटिस भी जारी किया, 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जो सज्जन है उन्हें दबा देना सही है क्या। यह तो अच्छा है कि ये एक ऐसा धर्म के बारे में है जिनके मानने वाले को कोई पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। हमें उनका आभारी होना चाहिए। हमें न्यूज में देखा कि कुछ लोग सिनेमा हॉल जहां फिल्म प्रदर्शित हो गए थे और उन्हें वहां जाकर लोगों को सिर्फ हॉल बंद करने के लिए मजबूर किया। वे और कुछ भी कर सकते थे। गाय खरीदने पर योगी सरकार देगी 40,000 रुपए का अनुदान, जाने पूरी डिटेल।
उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार गौ पालकों की आय बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत स्वदेशी गौ संवर्धन योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत दूसरे राज्य से साहिवाल, थारपारकर और गिर नस्ल की गाय खरीदने पर गौ पालकों को ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस और पशु इंश्योरेंस समेत अन्य मदों पर खर्च होने वाले रुपए पर सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि इस योजना का लाभ अधिकतम 2 स्वदेशी नस्ल की गायों की खरीद पर मिलेगा। दुग्ध आयुक्त एवं मिशन निदेशक भूषण लाल सुशील के मुताबिक नंद बाबा मिशन के तहत राज्य में दुग्ध उत्पादन में तेजी लाने के लिए दूसरे राज्यों पंजाब से साहिवाल, राजस्थान से थारपारकर और गुजरात से गिर जैसी देसी नस्ल की गायें खरीदने का ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित विभिन्न मदों के लिए कुल व्यय का 40% अधिकतम 40,000 रुपए प्रति गाय अनुदान दिया जाएगा। ये रुपए गौ पालक को गायों के दूसरे राज्य से प्रदेश में लाने पर पड़ने वाले परिवहन लागत, ट्रांजिट इंश्योरेंस और 3 साल के लिए पशु के इंश्योरेंस पर दी जाएगी। प्रसिद्ध यूट्यूबर्स के घरों पर आयकर विभाग की छापेमारी, 25 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा, कमाई जान उड़ गए होश। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हाल ही में केरल के कोची और कोझिकोड इलाके में कुछ प्रसिद्ध यूट्यूबर्स के घरों में उनके दफ्तरों पर छापेमारी की थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22-23 जून को छापेमारी के दौरान करीब 25 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने टैक्स के रूप में सरकार को कोई राशि नहीं चुकाई है। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग के पास यूट्यूबर्स द्वारा अर्जित रेवेन्यू के बारे में कोई डिटेल्स जानकारी नहीं थी, इसलिए आयकर विभाग ने इस छापेमारी को एक सर्वे के तौर पर किया था ताकि वो आर्थिक संबंधी डिटेल्स जुटा सके। विभाग अलग से टैक्स चोरी जैसे मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई करने से पहले यूट्यूबर्स के बीच आईटी नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। बंगाल और केरल बिगाड़ रहे विपक्षी एकता का गणित, भाजपा उठा सकती है बड़ा फायदा। भाजपा सरकार को 2024 में हटाने की मंशा से विपक्षी एकता की कवायद लंबे समय से चल रही है। अब हालांकि अभी ये कोशिश के ही रूप में है। तमाम कोशिशों के बाद जब अरविंद केजरीवाल इस विपक्षी एकता मंच की ओर झुके तो ये सियासी गणित केरल और बंगाल में फेल होता नजर आ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम दोनों ही सत्ताधिकारी टीएमसी के खिलाफ नजर आती है, तो वहीं केरल में सीपीएम और कांग्रेस ध्रुव विरोधियां पार्टी है। सोमवार को राहुल गांधी ने केरल में कांग्रेस नेतृत्व से बात की और कहा कि वह किसी भी राजनीतिक बदले से नहीं डरते। वहीं ममता बनर्जी ने सीपीएम और कांग्रेस दोनों पर ही भाजपा का साथ देने का आरोप लगा दिया। अब भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के रास्ते में केरल और बंगाल की एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। विदेश से लौटते ही एक्शन मोड में है पीएम मोदी, मणिपुर का लिया जायजा, सेना ने की ये अपील। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर लगभग 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। राज्य में हिंसा की घटनाओं के बीच इंटरनेट पर प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात की। इससे पहले मणिपुर की स्थिति को लेकर शाह ने 18 पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक भी की थी। इस बीच सोमवार को गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के हालातों से वाकिफ कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार आधी रात को अमेरिका और मिस्र के 5 दिवसीय दौरे से भारत में लौटे थे। स्वदेश से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा के बदलती प्रकृति को लेकर चिंता जताई है। वे इम्फाल की घाटी में फैले असंतोष को लेकर चिंतित है। हिमाचल में भूस्खलन से 103 करोड़ का नुकसान, 21 मकान और 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त, 301 सड़कें पूरी तरह से बंद। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन की वर्षा भूस्खलन के कारण करीब 103 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। भारी वर्षा के कारण 21 मकान व 6 पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रदेश में 301 सड़कें यातायात के लिए बंद है। इसके अलावा 842 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई। वहीं 235 ट्रांसफार्मर्स खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। वर्षा व भूस्खलन के कारण कांगड़ा जिले में 15 मकान व 2 पशुपालय, मंडी में 5 मकान 2 पशुपालय, हमीरपुर में 1 मकान, ऊना जिले में 1 पशुशाला को भी नुकसान हुआ है। रविवार देर रात से वर्षा क्रम रुक रुक कर जारी रहा। वर्षा के कारण कई जगह पर मक्की की फसल और खेत बह गए हैं।